एफआईआर लिखने का मतलब ये नहीं है कि सजा होगी। एफआईआर लिखने का मतलब है कि सिर्फ जनता को शांत कराना, क्योंकि जनता एक आसन के समर्थन में उतर चुकी थी सड़कों के ऊपर। लगातार एक माहौल बन रहा था कि बहन बेटी का जो विरोध किया जा रहा था उसका, आपको राणा का, उसको लेकर के आज हर आदमी की एक ही बात थी कि कब आखिर कब उसकी गिरफ्तारी होगी। उसको अंडरग्राउंड कर दिया। इनके ऊपर नेताओं का हाथ। आखिर कौन ऐसे लोग जो इनको पाल रहे हैं? आप मुझे बात बताओ। एक आम आदमी की बात होती है कि इतनी बड़ी सांसद के बारे में ये शब्द बोल जाए। एक तरफ से लगातार मुसलमानों का विरोध होता है और एक तरफ वो कह रहे हैं मैं घर में नमाज पढ़ाऊंगा। एक तरफ मस्जिदों के बाहर कूदते हैं, फांदते हैं कि हम यहाँ पे मस्जिद नहीं बनने देंगे, मस्जिद पे बुलडोजर चलाओ। अपने घर को मस्जिद बनाने घूमता फिर राणा, उससे सवाल करो। उसके घर पे बुलडोजर चलाओ। कहाँ है वो हिंदूवादी अंधभक्त जो कहते हैं कि आज मुसलमानों की बात होगी तो ये होगा वो होगा? आज चलाओ जाकर के बुलडोजर उसके घर। तो दोस्तों, इकरा हसन के सपोर्ट में उतर चुके हैं सरदार जी। जी हाँ, अभी आप लोगों ने सरदार जी का जो शुरू में छोटा सा वीडियो क्लिप देखा है, ये वीडियो मैं आप लोगों को आगे पूरा दिखाने वाला हूँ, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है, क्योंकि सरदार जी इकरा हसन के सपोर्ट में उतर चुके हैं और इकरा हसन को लेकर उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है। और साथ साथ जिस योगेंद्र राणा ने इकरा हसन का अपमान किया, उसको लेकर भी सरदार जी ने एक बड़ा खुलासा कर दिया है। तो दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखकर जाना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर देना। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो दिखाने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जैसा कि आप लोगों को हमने इससे पहले भी ये इन्फॉर्म किया था कि करनी सेना के जो उप अध्यक्ष है योगेंद्र राणा, जिसने एक वीडियो जारी करते हुए इकरा हसन को लेकर आभद्र टिप्पणियां की थी, जिसमें इसने कहा था कि मैं इकरा हसन से शादी करना चाहता हूं, इकरा हसन मेरे इस शादी के प्रपोजल को कबूल फरमाए और मैं इकरा हसन को अपने निकाह में लेना चाहता हूं, उससे शादी करना चाहता हूं। साथ साथ एमआईएम के चीफ असदुद्दीन अवैसी और उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन अवैसी को लेकर भी इसने ये कहा है कि अकबरुद्दीन अवैसी और असदुद्दीन अवैसी मुझे दोनों भी जीजा कह के बुलाए। इस पर एफआईआर भी होती है, लेकिन दोस्तों एफआईआर होने के बावजूद भी इसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती है। ये तब से जो है फ़रार हो जाता है, भाग जाता है, इसका सोशल मीडिया पर कोई अता पता नहीं रहता है। तो इसी को लेकर अब सिख बिरादरी के एक सरदार जी ने बहुत ही बड़ा खुलासा योगेंद्र राणा को लेकर किया है और साथ साथ इकरा हसन के सपोर्ट में वो किस तरह से उतरे हैं। मैं आप लोगों को सबसे पहले सरदार जी का ये वीडियो क्लिप दिखाना चाहूँगा। आप सबसे पहले सरदार जी का ये वीडियो क्लिप देखे फिर आगे बात करते हैं। एफआईआर लिखने का मतलब ये नहीं है कि सजा होगी। एफआईआर लिखने का मतलब है कि सिर्फ जनता को शांत कराना, क्योंकि जनता इकरा हसन के समर्थन में उतर चुकी थी सड़कों के ऊपर। लगातार एक माहौल बन रहा था कि बहन बेटी का जो विरोध किया जा रहा था उसका, आपको राणा का, उसको लेकर के आज हर आदमी की एक ही बात थी कि कब आखिर कब उसकी गिरफ्तारी होगी। उसको अंडरग्राउंड कर दिया। इनके ऊपर नेताओं का हाथ। आखिर कौन ऐसे लोग जो इनको पाल रहे हैं? आप मुझे बात बताओ। एक आम आदमी की औकात हो सकती है कि इतनी बड़ी सांसद के बारे में यह शब्द बोल जाए? तो आपको समझना पड़ेगा कि अल्पसंख्यकों को दबाना, दलितों को दबाना, पिछड़ों को दबाना, ये इनकी आदत हो चुकी है। ये लगातार ऐसा काम करते हैं जिससे हमारे देश के वर्गों को कमजोर किया जाता है, उनका शोषण किया जाता है। और आज इकरा हसन बहन के समर्थन में पूरा हिंदुस्तान खड़ा है और एक ही बात कहना चाहते हैं कि राणा साहब, भारत की किसी भी गली में छुप जाओ, जब लोग ढूंढने को आएंगे तो आपको किसी भी अस्पताल में भी घुसोगे वहां से भी निकाल लेंगे। याद रखना इस बात। एक तरफ तो लगातार मुसलमानों का विरोध होता है और एक तरफ वो कह रहे हैं मैं घर में नमाज पढ़ाऊंगा। एक तरफ मस्जिदों के बाहर कूदते हैं, फांदते हैं कि हम यहाँ पे मस्जिद नहीं बनने देंगे, मस्जिद पे बुलडोजर चलाओ। अपने घर को मस्जिद बनाने घूमता फिर रहा राणा, उससे सवाल करो। उसके घर पे बुलडोजर चलाओ। कहाँ है वो हिंदूवादी अंधभक्त जो कहते हैं कि आज मुसलमानों की बात होगी तो ये होगा वो होगा? आज चलाओ जाकर के बुलडोजर उसके घर पे। जो राणा बोल रहा है मैं अपने घर को मस्जिद बना दूंगा, क्योंकि नमाज तो मस्जिद में ही होगी ना। पुलिस की नौकरी करने यूपी में गोरखपुर में लड़कियां आई हैं, उनको पुलिस वाले कह रहे हैं कि हम डंडा कर देंगे। आप इस बात को समझो। 600 लड़कियों को पानी नहीं मिला, वो बाथरूम में रो रो के बोल रही लगे हैं हमारे खाने को नहीं है, पीने को नहीं है। वो इतने बड़े बड़े इल्जाम लगा रही हैं, वो रो रही हैं। वो बेटियां बोल रही हैं कि पुलिस वाले बोल रहे हैं कि 600 की 600 अगर शांत नहीं हुई तो तुम्हारे में डंडा करेंगे। आप इस बात को समझ रहे हो? ये सोच कहां जा रही है? मतलब बहन बेटियों की तुम डंडा करने की बात कर रहे हो? तो ये समझना पड़ेगा साहब कि हमारे देश के अंदर बहनों को दबाया जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है। हमारे देश में चाहते ही नहीं है कि दलित पिछड़ा, उसमें कम से कम 400 से ज्यादा ओबीसी समाज की बेटियां थी। तो उन्हीं की आवाज को मजबूत करने के लिए हम यहाँ पे खड़े हैं कि आखिर क्यों, अगर कोई पिछड़ा आगे जाएगा तो क्या तुम्हारे पेट में दर्द हो जाएगा? तुम्हें सांप सूंघ जाएगा? भाजपा चाहती नहीं है कि पिछड़े लोग आगे हैं, दलित आगे हैं। प्रधानमंत्री जी आज की डेट में ओबीसी समाज से दूर आते हैं और उन्होंने ओबीसी का कौन सा भला कर दिया? आप बात बताओ। हम तो फिर भी यहाँ सड़कों पे कम से कम जनता के हितों की आवाज उठा रहे हैं। आप उस प्रधानमंत्री साहब से पूछे जो विलायत में जाकर के घूमते फिर रहे हैं, मौज काट रहे हैं, मौज। बुढ़ापे में रंगीन तबियत का आदमी मैंने आज तक प्रधानमंत्री से अलावा कोई दूसरा नहीं देखा।
मतलब इतना मिजाज का बंदा मैंने कभी नहीं देखा। हमारी जो हुंकार है ताल कटोरा स्टेडियम से वो इसी मुद्दे को लेकर के है कि आखिर कब पिछड़ों का हक मिलेगा, कब दलितों की आवाज को मजबूत किया जाएगा, आखिर कब तक हमारे देश में भाजपा दलितों के नाम पे राजनीति करेगी और उनका शोषण करेगी, उनका अधिकारों से वंचित कब तक रखा जाएगा, इसी बात का मुद्दा है। देखिए मैं आपको फिर कहना चाह रहा हूँ कि धनखड़ साहब या भाजपा के जितने भी नेता हैं, आज भाजपा के अंदर जो नेता हैं अगर वो कठपुतली बन के रहेंगे तो वो ऊपर जाएंगे। जब तक वो हाथ जोड़ते रहेंगे, जब तक वो ऐसे झुक के खड़े रहेंगे, वो बड़े बनेंगे। पर जिस दिन वो लोगों के हितों की बात करेंगे, धनखड़ साहब ने क्या किया, धनखड़ साहब की गलती इतनी रह गई कि उन्होंने लोकतंत्र की, धनखड़ साहब की गलती इतनी रह गई कि 1.5 साल चले किसान आंदोलन का उन्होंने समर्थन कर दिया। धनखड़ साहब की गलती इतनी रह गई कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पे विपक्ष को परमिशन दे दी। तो धनखड़ साहब की गलती सिर्फ ये थी कि वो विपक्ष के जो मुद्दे थे, बुनियादी मुद्दे जो देश के आधार थे, उन मुद्दों पे बोल रहे थे और वो भाजपा को बर्दाश्त नहीं है। जिस देश का प्रधानमंत्री ओबीसी समाज से आता हो, उस देश में ओबीसी समाज को सम्मान, अधिकार और न्याय के लिए खड़े होना पड़ रहा है। देखिए आप एक बात समझिए, आप इस बात को यहाँ से तोड़ लीजिए कि जो पुलिस की नौकरी करने यूपी में गोरखपुर में लड़कियां आई हैं, उनको पुलिस वाले कह रहे हैं कि हम डंडा कर देंगे। आप इस बात को समझो, 600 लड़कियों को पानी नहीं मिला, वो बाथरूम में रो रो के बोल रही है कैमरे लगे हैं, हमारे खाने को नहीं है, पीने को नहीं है। वो इतने बड़े बड़े इल्जाम लगा रही हैं, वो रो रही हैं, वो बेटियां बोल रही हैं कि पुलिस वाले बोल रहे हैं कि 600 की 600 अगर शांत नहीं हुई तो तुम्हारे में डंडा करेंगे। आप इस बात को समझ रहे हो, ये सोच कहां जा रही है? मतलब बहन बेटियों की तुम डंडा करने की बात कर रहे हो, तो ये समझना पड़ेगा साहब कि हमारे देश के अंदर बहनों को दबाया जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है। हमारे देश में चाहते ही नहीं है कि दलित पिछड़ा, उसमें कम से कम 400 से ज्यादा ओबीसी समाज की बेटियां थी, तो उन्हीं की आवाज को मजबूत करने के लिए हम यहाँ पे खड़े हैं कि आखिर क्यों, अगर कोई पिछड़ा आगे जाएगा तो क्या तुम्हारे पेट में दर्द हो जाएगा, तुम्हें सांप सूंघ जाएगा? भाजपा चाहती नहीं है कि पिछड़े लोग आगे हैं, दलित आगे हैं। प्रधानमंत्री जी 8 में ओबीसी समाज से दूर आते हैं और उन्होंने ओबीसी का कौन सा भला कर दिया? आप बात बताओ। सबका साथ सबका विकास की बात करने वाले लोग आज हमारे देश में लगातार सिर्फ व्यापारियों के लिए काम कर रहे हैं, बिजनेसमैन के लिए काम कर रहे हैं। जनता के लिए काम किया होता तो जनता सड़कों पे थोड़ी ना होती। तो ये समझना पड़ेगा बिहार के अंदर कितने सारे लोगों का शोषण हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, आज दशरथ मांझी साहब का मकान बना रहे राहुल गांधी जी, आप देखो निर्माण हो चुका है, किसी को पता नहीं लगा। आप समझे इस बात को? आज उनके ऊपर फिल्में तो बनती हैं, इतने समय से वहां पे सरकार है नीतीश बाबू की, क्या कभी सोचा मांझी साहब के लिए? तो ये समझना पड़ेगा, जननायक ही है वो जो ओबीसी पिछड़े और दलितों का भला कर सकते हैं, इसलिए जननायक के समर्थन में पूरे भारत को आना चाहिए। बीजेपी नहीं सोचती पिछड़ों के बारे में, इतने सारे लोगों को मकान दे दिया। आपको लगता है आप उस मकानों में जाके इंटरव्यू तो करो। मैं आपसे पूछता हूँ, जाओ 50,000 पे साइन करवा लिए गए कि तुम्हें मकान मिल गया। आज गरीब लोग थे, उनको भी मिला कि हाँ भैया कुछ तो आएगा, मकान आए ना, ईंटें आए ना, रोड़ी आए ना आए, कुछ तो ले लो, जो मिल रहा है वो ले लो। तो आप वही वाली बात है कि गरीबों का शोषण करा है, मकानों के नाम पे भ्रष्टाचार हुआ है, घोटाला हुआ है, गैस के नाम पे घोटाला हुआ है। भाजपा की ऐसी कोई भी नीति नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार नहीं हुआ, जिसमें घोटाला नहीं हुआ, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो आपको मकान की हो या वो गैस योजनाएं हो। इनकी योजनाएं सारी फेल हो चुकी हैं, उस योजना से देश का भला नहीं हुआ। बिहार में चुनाव के बहिष्कार की बात कही जा रही है कि जो विपक्ष है वो एक साथ आएगा, और अब अगर इस तरीके से पे रिवीजन जो चल रहा है, अगर ऐसे ही होता रहा, चुनाव आयोग इसी तरह काम करता रहा, तो चुनावों का बहिष्कार किया जाएगा, यही एकमात्र उपाय है। देखिए चुनावों का बहिष्कार का मतलब आप समझो वो दर्द है, वो तेजस्वी बाबू का दर्द है, इस बात को कहते हुए कि अगर हम दलितों की बात कर रहे हैं, पिछड़ों की बात कर रहे हैं, तो तुम हमें आवाज नहीं उठाने दोगे, तो मत कराओ चुनाव। आज चुनाव आयोग से ये बात की जा रही है कि जो आज दलितों का, पिछड़ों का, मुसलमानों का वोट बैंक कांग्रेस के साथ है, उसके वोट काटे जा रहे हैं। आप समझो ये नया चुनाव का तरीका है कि अगर पता लग जाए कि इस मोहल्ले में 400 लोग हैं और 400 में से 250 लोग जो वो कांग्रेस समर्थक हैं और 150 बीजेपी वाले हैं, अगर वो 250 डालेंगे तो इस बूथ से तो कांग्रेस जीत गई। अब वो जो पूरी प्लानिंग हो रही है वो कैसे हो रही है उसको समझो कि 250 लोग हैं तो 100 लोगों का वोट काट दो। अब रह गए 150 और 150 लोग। अब 150 और 150 में 10-20 को धमका करके वोट डालने नहीं भेजेंगे और उसके बाद भाजपा वाले 150 के 150 डाल देंगे और अब कांग्रेस का पड़ेगा 120 वोट और उस बूथ से जो है कांग्रेस हार गई, भाजपा जीत गई। यही तो पूरा का पूरा षड्यंत्र हो रहा है कि लोगों के वोट काट करके लोगों को हरवाने का तरीका किस प्रकार से सत्ता में लेके आया जाए। यहाँ पे कांग्रेस मजबूत है, उस जगह लोगों के वोट ही काट दो, उनकी पर्ची ही गायब कर दो, उनकी पर्ची ही ना आए। इसी बात का तो दर्द है हमें। देश में इस वक्त मानसून सत्र चल रहा है संसद का, और उसके बाद यहाँ इस तरीके से अभी क्या जरूरत थी ओबीसी नेतृत्व को एकत्रित करने की? वहां से भी तो आवाज उठा सकते थे। हम तो फिर भी बात कर रहे हैं कम से कम ओबीसी की। आप कह रहे हो मानसून सत्र चल रहा है, हम तो फिर भी यहाँ सड़कों पे कम से कम जनता के हितों की आवाज उठा रहे हैं। आप उस प्रधानमंत्री साहब से पूछो जो विलायत में जाकर के घूमते फिर रहे हैं, मौज काट रहे हैं, मौज। बुढ़ापे में रंगीन तबियत का आदमी मैंने आज तक प्रधानमंत्री से अलावा कोई दूसरा नहीं देखा।
मतलब इतना रंगीन मिजाज का बंदा मैंने कभी नहीं देखा, जो हर जगह जाते हैं। आप एक अरे कोई सी डील नहीं हुई जी, 11 साल से विदेशी अपने यहाँ से 3 टप्पड़ उखाड़ के जा रहे हैं। ऐसा कौन सी यहाँ पे आ गई एफडीआई? पता है आपको क्या होता है? एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आज वो निवेश जो भारत के अंदर आकर के विदेशी कंपनियां करती हैं, आप पिछले 11 साल से ले लो, लगातार कंपनियां यहाँ से अपने 3 टप्पड़ उखाड़ के निकल रही हैं, क्योंकि उनको यहाँ पे व्यवस्था नहीं मिल रही, काम का उचित दाम नहीं मिल रहा, लोग नहीं मिल रहे हैं, उनको रेट नहीं मिल रहा, उनका नुकसान हो रहा है। ट्रम्प ने मना कर दिया है कि भारत से हायरिंग मत करो। अरे वो तो बावला हो चुका है, ट्रम्प की तो छोड़ दो उसको। जब से ट्रम्प साहब को एक्चुअल में विश्व गुरु बनना है। अच्छा। ट्रम्प साहब चाहते हैं कि मैं विश्व गुरु, रोज डेली इंडिया और पाकिस्तान, मतलब ट्रम्प का वो हिसाब हो चुका है, वो दूसरा मोदी है। आप इस बात को समझो। और रात को सोता है, उसको लगता है मैं हाईलाइट नहीं हो रहा, मैं क्या करूं, तो उसको लगता है भैया इंडिया पाकिस्तान कोई मुद्दा नहीं है, पूरा देश उसको देखता है। हाँ, मतलब उसको ये मतलब है कि मैं रोज कोई ना कोई, अरे आपने एक बार बोल दिया मैंने सीज फायर कराई, गले में ढोल टांग लो ट्रम्प साहब और ढोल बजाओ, एयरपोर्ट पे खड़े हो जाओ, हर आने वाले को बताओ मैंने सीज फायर करवाया हो, मैंने सीज फायर करवाओ ना। ये मजाक हो रहा है, इतना बड़ा राष्ट्रपति होकर के यार। हाउडी एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 4 बार हो गया, कभी कहते हो कि हमने एरोप्लेन वहां पे गिरे, कभी कहते हो ये हुआ, कभी, अरे जो भी हुआ वो हमें भी पता है, वो सरकार तो मानने को तैयार नहीं है ना। तुम्हारे बोलने के बाद भी ट्रम्प को कहते हैं ये पागल हो गया। अब जब पहले ट्रम्प होता, नमस्ते ट्रम्प होता था, जब से ट्रम्प कह रहा है मैंने मोदी सरकार के खिलाफ, क्योंकि आज सरकार के खिलाफ सारे बयान, तो आज वही वाली बात है, मीडिया भी ट्रम्प की बेइज्जती कर रही है, मजाक उड़ा रही है। तो ये समझना पड़ेगा, ट्रम्प भी भारत की हिंदू मुसलमान की राजनीति में स्वाद ढूंढ रहा है, स्वाद। समझ गए वो भी। हाँ, वो समझ गए हैं कि यहाँ पे स्वाद ढूंढो, मजे लो, मजे। 2 बंदरों को लड़वाओ और मजे लो। आज वहाँ के प्रधानमंत्री, यहाँ के नेता आपस में लड़ते हैं और ट्रम्प मजे लेता है, मजे। उसको मजे लेने की आदत हो चुकी है और कुछ नहीं है। गिन्नी जी, राणा जी गिरफ्तार होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल। दोस्तों, आप लोगों ने सरदार जी का ये वायरल वीडियो क्लिप देखा है और सारी बातें आप लोगों ने सुनी है, जिसमें सरदार जी ने बताया है कि इसको अंडरग्राउंड कर दिया गया है, यानी एफआईआर तो दर्ज हो चुकी है, लेकिन इसको फिर जो है यानी अंडरग्राउंड कर दिया गया है, इसको छुपा दिया गया है, इस वजह से कि मुद्दा यहाँ पर शांत हो जाए। क्योंकि आप सभी ने देखा कि इकरा हसन के सपोर्ट में ना सिर्फ मुसलमान आए, बल्कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी धर्म के मानने वाले लोग हैं वो इकरा हसन के सपोर्ट में आए। और योगेंद्र राणा के ऊपर जो है कई एफआईआर हो जाती है, जिसके डर से जो है इसको फरार कर दिया जाता है, इसको छुपा दिया जाता है। इसी को लेकर सरदार जी ने इस तरह का ये बड़ा खुलासा योगेंद्र राणा को लेकर किया है। तो इस पूरी वीडियो को देखने के बाद अब आप क्या कहना चाहोगे, आपके इस बारे में क्या राय, तो कमेंट में अपनी राय लाजमी बताइए। तो चलिए इस अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक अपना ख्याल रखिए, शुक्रिया।